हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हम 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर हमसे पूछा जाए कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे, तो हम बात करते हैं 8 शेड्यूल की, जो कि फिलहाल जो हैं इंक्रीज होके 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो हमसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के बारे में पूछा जाए तो वी विल टॉक अबाउट 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। इंक्रीज होके, अमेंडमेंट्स होके 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, लेकिन नंबरिंग हम 395 ही बताएंगे, क्योंकि जब हम आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करते हैं, तो जितने भी आर्टिकल्स नए ऐड हुए हैं वो पुराने आर्टिकल्स के सब पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 जो है वो लाइफ के बारे में बात करता है कि हर किसी को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन इसी में आर्टिकल 21A करके जो है मॉडिफिकेशन हुई, अमेंडमेंट हुई, जो इसी का एक पार्ट हो गया। इसीलिए नंबरिंग अभी तक 395 ही रहेगी। जितने भी ऐड हुए हैं वो सारे के सारे इनके सब पार्ट्स के रूप में ऐड हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पार्ट्स और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक की तरह माने और जितने भी चैप्टर्स हैं उनको पार्ट्स की तरह माने, तो शेड्यूल जो है वो जो बुक के एंड में अपेंडिक्स होता है, जिसमें हम डिटेल में कुछ चीजें या डिटेल में कुछ टेबल्स दी हुई होती हैं, वही जो है आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो होगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, लेकिन अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो वो क्या होगा, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ यूनियन। अब जो फर्स्ट आर्टिकल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेट मी रीड फॉर यू। इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सिर्फ इस एक लाइन में ये फर्स्ट आर्टिकल 1 जो है वो डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अब जो यूनियन के अंदर स्टेट्स आए, इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन जो स्टेट्स की टेबल है, कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सारे के सारे हमें फर्स्ट शेड्यूल में मिलेंगे। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि पार्ट्स और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट 7th शेड्यूल की, क्योंकि 7th शेड्यूल में हमें एक्सप्लेन किया गया है 3 लिस्ट के बारे में। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स डिफाइन किए गए हैं जिनके ऊपर यूनियन यानी कि सेंटर गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है या लॉज बना सकती है, तो वो होगी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, यानी लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉ नहीं बना सकती। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी, लेजिस्लेट करेगी। कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ एस्टैब्लिश कर सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। अब एजुकेशन पे कोई लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने भी बना रखा है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना रही है, तो उस केस में यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी और उसके लॉ में जो लिखा होगा वो ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, यानी कि यूनियन का लॉ हमेशा जो है ओवरकम करेगा स्टेट के लॉ को। इसके बाद जब हम बात करें तो जो एजुकेशन है, हमसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन कौन से लिस्ट में है, तो एजुकेशन ओरिजिनली जो है वो स्टेट लिस्ट में था। यानी हमें इस वर्ड का ध्यान रखना पड़ेगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट में था, यानी ये स्टेट का काम था कि वो एजुकेशन का डेवलपमेंट करे और एजुकेशन के ऊपर काम करे। लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो है
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब आज़ादी के टाइम पे बना था तो पूरा डॉक्यूमेंट था, लेकिन बहुत सारे, मतलब जितने भी अमेंडमेंट आज तक हुए हैं उसमें से बहुत सारे अमाउंट में, अगर हम नंबरिंग की बात करें तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हैं इसके अंडर आते हैं। मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि हमने एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिख दिया समय के साथ बदलाव की वजह से। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि एजुकेशन को जो है वो स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। और ये बात हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की वजह से हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं एक 8th शेड्यूल की, क्योंकि 8th शेड्यूल में हमारे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि इंडिया को हम हमेशा से ही बहुभाषीय देश बोलते हैं, यानी कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल नेशन के नाम से भी हम जानते हैं इंडिया को। तो 8th शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसमें 22 लैंग्वेजेस को जो है ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। अब हैरानी की बात और कमाल की बात आप ये मानेंगे कि इन 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, जिस इंग्लिश के लिए हम सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हम काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले से। तो इंग्लिश जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमें नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज में डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि जब हम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात करें और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज समथिंग हिंदी और इंग्लिश, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज हिंदी, और जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हम क्या मानते हैं, इंग्लिश। और इंग्लिश का सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज होने का सबसे मेन रीजन है कि लोकेलिटी वाइज यानी स्टेट वाइज सबकी अलग अलग बोली है, डायलेक्ट जिसको हम बोलते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, बाकी स्टेट्स में तमिल, कर्नाटक में कोई और लैंग्वेज। तो वो जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उस वजह से जो है सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश रखी गई, क्योंकि इंग्लिश जो है एक कम्युनिकेशन का जरिया है। तो अगर हमसे पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन government is Hindi, first official language, second official language is English, but there is no such official language of India. दूसरा है नेशनल लैंग्वेज। बेसिकली नेशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज मानी जाती है जो पूरे देश में बोली जाती हो, और लेकिन भारत जो है वो मल्टीलिंगुअल देश है, इस वजह से भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि कोई हमसे नेशनल लैंग्वेज पूछे तो हम हिंदी का नाम लें। हिंदी प्रोमिनेंट है इंडिया में, लेकिन नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम सबको इन जनरल भी पता होनी चाहिए। और मेजर डिफरेंस जो है वो हमने पार्ट्स और शेड्यूल में किया। दूसरा, हमने नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की, हमने तीनों लिस्ट के बारे में बात की, और हमने सबसे मेजर पॉइंट डिस्कस किया कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन ओरिजिनली वो स्टेट लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।